बाइल जूस का श्रावण कौन करता है? ये लीवर करता है, यानी कि यकृत करता है, हमारा जिगर करता है। आप मेरे जिगर के टुकड़े हो, लीवर के टुकड़े हो, और कुछ नहीं हो। समझ में आया? आप मेरे लीवर के टुकड़े हो। और क्या इस लीवर से क्या निकलता है, यानी यकृत से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। फिर पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज। ठीक, देखिए पैनक्रियाज यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये पैनक्रियाज है, जो मकई के जैसे दिख रहा है ना, मकई का बाल लग रहा है, वही है पैनक्रियाज। यहाँ पे ये पीछे क्या था? लीवर था, देखिए दिखा रहे हैं, ये लीवर था, ये लीवर है। इसके नीचे आप देख रहे हैं गाल ब्लेडर, एक हरे कलर का रंग का थैला देख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं गाल ब्लेडर, यानी पित्त की थैली। इसी में पत्थरी हो जाता है ना, तो इस थैलिया को काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन ये काट के निकालने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है। कहाँ से कि जो भी बाइल जूस बनता रहेगा इसमें इकट्ठा होता रहता है पहले, और जब इस थैली को काट करके निकाल देंगे तो ये सीधा छोटी आंत में आते रहता है, जिससे कि गैस्ट्रिक वगैरह का, एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है। तो उतना अभी हमको नहीं समझना है, समझाएंगे हम आपको अभी, जब धीरे धीरे समझाएंगे। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलेगा? पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज ये है। और इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलेगा? आंत से निकलेगा। इस छोटी आंत के अंदर छोटी 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 ग्रंथियां हैं, जिससे कि इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, यानी आंतरीय रस निकलेगा। समझ में आ गया? अब ये तीनों जूस जो है भोजन पे क्रिया करेंगे और भोजन को पचा देंगे। अब यहाँ पे भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाएगा, इस छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा, क्या लिखते हैं? यह आहार नाल का, यह आहार नाल का, उधर उधर ध्यान न दो यार, हमारे तरफ हम सुंदर नहीं लगते हैं। यह आहार नाल का सबसे लंबा, कितना लंबा है? 5 से 6 मीटर। वह सकरा भाग है। क्या बाबू? भाग है। भाग भागने वाला भाग नहीं है, पार्ट है। समझ में आया? भाग। यह आहार नाल का सबसे सकरा व लंबा भाग है। इसमें कार्बोहाइड्रेट या लिख सकते हैं, सीधा आप लिख दीजिएगा भोजन, या लिख सकते हैं भोजन, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद वसा एंड प्रोटीन, आधा इंग्लिश हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा सिंपल, एंड प्रोटीन, थोड़ा सा हमको लिखने में जानते ही हैं। प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, मतलब कि सिंपल सा बात है, भोजन का पाचन इसमें पूरा हो जाता है, भोजन पूरा तरीका से पच जाता है। कुछ भी पूरा तरीका से नहीं होता है, मतलब भोजन पूरा तरीका से पचने का मतलब कि अब हम उसको नहीं पचा सकते हैं आगे। इतना भोजन इस आंत में पच जाता है कि अब उसको आगे नहीं पचाया जा सकता हमारे द्वारा। हम अब भोजन को नहीं पचा सकते हैं, जितना पचा सकते थे उतना पचा दिए, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, बस इतना ही। ठीक, तो इसी में, इसी छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। अब आगे के पार्ट में क्या होगा? जब भोजन यूं पच गया तो यहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आगे क्या होगा अभी बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए धैर्य जरूरी है, अब आप धैर्य ही नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे ये भोजन का पाचन होगा। अब सबसे ज्यादा यहीं पे भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में ही, और छोटी आंत में भोजन पच जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें यानी छोटी आंत में 3 पाचक रसों की क्रिया भोजन पर होती है। कौन कौन सा रस है? पहला है पित्त रस, पहला है पित्त रस, पहला यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्या है? अग्नाशयी रस, अग्नाशयी से लिखे हैं ना, अग्नाशयी रस, जिसको बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। और आंतरीय रस,
आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस इसको बोल देते हैं। देखिए अब भोजन जो आया था पेट से वो कैसा था, आप इमेजिन कीजिए भोजन जो पेट से आया होगा कैसा होगा। इसमें था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आंत में भोजन आया है, इंटेस्टाइन में जो भोजन आया, छोटी आंत में जो भोजन आया, कहाँ से आया? पेट से आया, अमाशय से आया। अमाशय में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, खूब ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अब ये भोजन कैसा होगा? तो यानी एसिडिक होगा। तो जो भोजन आएगा छोटी आंत में वो एसिडिक है, यानी अम्लीय है। तो कहीं पे आप एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि छोटी आंत में कौन सा भोजन आया होगा? अम्लीय भोजन आया होगा। एक पॉइंट कहीं पे भी लिख लीजिएगा कि इसमें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसमें अमाशय से अम्लीय भोजन, राइटिंग तो कौवा का टंगरी हो रहा है, अम्लीय भोजन आता है। ठीक, देखिए ये 3 रसों की क्रिया होगी, 3 पाचक रसों की क्रिया होगी। हम पढ़ते हैं पहला, देखिए जिसको बोलते हैं पित्त रस यानी बाइल, BILE, सही है क्या? BILE JUIC, इसीलिए बोलते हैं, स्पेलिंग मिला लीजिएगा। जूस, देखिए जूस, ये अंग्रेज सब इंग्लिश का पूरा नक्शे बिगाड़ दिया है। पैनक्रियाटिक जूस, सही है। इंटेस्टाइनल जूस, सही है। आपको स्पेलिंग लिखवाते समय हमको देखना पड़ता है, ये अंग्रेज सब अंग्रेजी का 10 नक्शे बिगाड़ देता है सब। देखिए आंत्र रस, वैसे हम ही बिगाड़ते हैं, अंग्रेज सब नहीं बिगाड़ा है। आंत्र रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस, ये 3 रसों की क्रिया होती है। अब ये रस कहाँ से आते हैं, ये जूस कहाँ से आते हैं? देखिए ये जूस जो है पित्त रस यानी बाइल जूस, लीवर से आता है, तो हमको लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आता है, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आंतरीय रस आंत से आता है, छोटी आंत में से कुछ ग्रंथियां होती है जिनसे आता है, तो आंत के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा नहीं है, बस हल्का हल्का है, ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हेडिंग लगाइए पित्त रस, पहला हेडिंग पित्त रस। पित्त रस में क्या लिखेंगे? जह हरे पीले का मतलब सुगावा कलर, मतलब तोते का कलर देखें वैसे, तो हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव है, याद रखिएगा, क्षारीय द्रव है, अम्लीय नहीं है, क्षारीय द्रव है। भोजन कैसे था? अम्लीय था। ये जो बाइल जूस है कैसा? क्षारीय है, यानी कि इसका पीएच जो है कैसा है? ये जो मतलब उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। ये जो भोजन है अम्लीय, इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है पित्त रस, क्षारीय है, इसका पीएच 8 से ऊपर होगा वैसे। ठीक, पीएच 8 से ऊपर होगा, इसलिए ये क्षारीय है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण यकृत में होता है, जिगर में होता है, यकृत में होता है, जो उदर गुहा में दाईं तरफ डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है। डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है। ठीक, अब ये जो होता है ये क्या काम करता है? जब पित्त रस क्या काम करता है? आया तो हमको पता चल गया कि लीवर से, ये इस लीवर से आता है। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है? एक चीज और हमको दिख गया, ये क्या कहलाता है? पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय अतिरिक्त पित्त रस को क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक, देखिए इसको हटा देते हैं, आपको दिख नहीं रहा यार,
हम इसको लगा दिए थे, तो आप लिख लीजिए। देखिए ये पित्त रस कहाँ से बनता है? बनता है यकृत से, यानी लीवर से। हमारा लीवर देखने में आप देख लिए हैं कैसे दिखता है। अब ये लीवर हमेशा बनाता रहता है, लीवर जो है इस पित्त रस को हमेशा बनाता रहता है। अब जब बनता है पित्त रस, तो जब पाचन तो हो रहा है तब तो जरूरी है पित्त रस आंत में चाहिए। अब जब पाचन नहीं हो रहा है तब पित्त रस नहीं चाहिए ना, तब बाइल जूस नहीं चाहिए। जो भी एंजाइम है, वैसे पित्त रस एंजाइम नहीं है, लेकिन जो भी पाचन में सहायता कर रहे हैं केमिकल, वो सभी केमिकल तभी चाहिए जब पाचन हो रहा है। नहीं पाचन हो रहा है उसका जरूरत ही नहीं है, हमारे पेट को उसका जरूरत ही नहीं, हमारे आंत को उसका जरूरत ही नहीं। तो जब पाचन हो रहा है तभी पित्त रस की जरूरत है। पित्त रस जो है हरे पीले रंग का द्रव होता है, यानी सुगावा कलर का द्रव होता है, समझ रहे हैं। जब क्षारीय होता है, यानी कि ये बेसिक होता है, इसका पीएच 8 से ऊपर होता है, ये कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। इसीलिए मुर्गा और गौ में से कह दिया जाता है पित्त का थैली निकाल दीजिए, नहीं तो मुर्गा तीत लगने लगता है। वैसे तो हम खाए नहीं हैं, तो वैसे तीत लगने लगता है, हम जानते हैं बस, ठीक। तो ये जो है पित्त की थैली, इसी में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? अब मान लीजिए लीवर जो है हरदम बना रहा है, हरदम खाना नहीं पच रहा है, आएगा भोजन तभी चाहिए पित्त रस। तो जब एक्स्ट्रा बन रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए एक थैली पाई जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं पित्ताशय, यानी कि गाल ब्लेडर। क्या बोल रहे हैं? गाल ब्लेडर। अब इस गाल ब्लेडर में क्या हो रहा है, पित्त रस स्टोर हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, इसी में कैल्शियम समझते हैं, चूना को ही कैल्शियम बोला जाता है, वैसे कैल्शियम चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पे कैल्शियम के कुछ पत्थर जम जाते हैं, जिसको बोला जाता है पथरी हो गया। तो पथरी हो जाता है तो इसको काट करके और इस पित्ताशय को ही निकाल दिया जाता है। इसका ऑपरेशन यही है कि इसको काट करके निकाल दिया जाए। गल जाए तो गल जाए, नहीं गलेगा तो काट करके निकालना पड़ता है। और जब निकला जाता है पित्त की थैली तो एसिडिटी होती है लोगों में। एसिडिटी का मतलब गैस बनने लगता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गैस बनने लगता है। अब आगे जब भोजन जाएगा, पित्त रस की क्रिया क्या होती है, पित्त रस काम क्या करता है? पित्त रस कुछ नहीं करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। अब ये क्षारीय क्यों बनाता है? भोजन पहले कैसा था? अम्लीय था, भोजन को क्षारीय बनाया। क्यों क्षारीय बनाया? ये जब पित्त रस भोजन में मिलेगा तो क्षारीय बन जाएगा भोजन। क्यों क्षारीय बनाना है? देखिए ये पैनक्रियाटिक जूस जो है, यानी कि अग्नाशयी रस जो है, और आंतरीय रस जो है, यानी इंटेस्टाइनल जूस जो है, ये तभी काम करते हैं। इन सब का एगो नखरा है, जैसे आपकी वाली का नखरा है, वैसे इन दोनों का नखरा है। वैसे नखरा किसी का झेलना नहीं चाहिए। एक शेर है, क्या शेर है? हाँ, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, बचा के रखना मोहब्बत के फेर से खुद को ऐ मेरे दोस्त, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। तो हरदम बच के रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, लाल हरा पीला से बच के रहना चाहिए, ठीक। देखिए अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस और आंत्र रस जो होता है, इन दोनों का नखरा होता है। क्या नखरा होता है? नखरा ये है कि ये तभी काम करेंगे सब जब भोजन जो होगा क्षारीय होगा। ऐसे ये एक्टिव ही नहीं होंगे सब, ऐसे भोजन पे काम ही नहीं करेंगे सब, भोजन पे क्रिया ही नहीं करेंगे। इन सब का यही नखरा है। तो अब ये पित्त रस इन सब का नखरा झेलता है और उसको सुधारता है। क्या करता है? भोजन जो अम्लीय था, अब ये पित्त रस क्षारीय उसमें मिल जाता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, जिससे कि अब इनको काम करना पड़ता है अग्नाशयी रस को और आंत्र रस को। तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस और आंत्र रस भोजन पे क्रिया कर सकें, भोजन को पचा सकें। तो क्या लिखेंगे आगे? इसका काम क्या है? यह भोजन को, आपको दिख तो रहा है ना, यह भोजन को, वैसे तो हम आगे हैं तो दिखेगा ही नहीं, क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, जिस ताकि, यहाँ पे लिखिएगा ताकि पित्त रस सॉरी अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस की क्रिया, आंत्र रस की क्रिया भोजन पर आसानी से हो सके, आसानी से हो सके, बस इसीलिए, ठीक। अब ये एक और काम करता है, ये वसा का पायसीकरण करता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम पहले लिख भी देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। लिखिएगा, यह वसा का पायसीकरण, लिख तो रहा है ना आपको, पायसीकरण
करता है, यह वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब क्या है? इमल्सिफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अंग्रेज हम भी थोड़ा थोड़ा बन रहे हैं वैसे। तो पायसीकरण जो इमल्सिफिकेशन है वसा का, ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। वसा क्या है? जैसे घी तेल वगैरह हो गया। तो वसा जो हमारे भोजन में होते हैं वो ड्रॉपलेट के रूप में होते हैं, बड़े बड़े बूंदों के रूप में होते हैं। बड़े बड़े बूंदों के रूप में हमारे पेट के अंदर, भोजन के अंदर वसा होते हैं। अब इन बड़े बड़े ड्रॉपलेट पे जो एंजाइम है, वसा के एंजाइम है, अच्छे से क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए वसा जो है अच्छे से पच नहीं पाया होता है। कहाँ देखे होंगे कि जो लाइपेज है, लाइपेज भी था, पेट में भी था, तो नहीं पचा। यह वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करने का मतलब, वसा जो होता है ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट के रूप में होता है, इस पर अच्छे से एंजाइम क्रिया नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए गेहूं भे के, आप देखे होंगे गांव देहात में गेहूं धोआ जाता है, तो गेहूं भे करके और रख दिया जाएगा इसे टब में, तो सूखेगा नहीं? सूखेगा। उसको फैलाना पड़ता है, पसारना पड़ता है, तब जाके सूखता है। मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के उस पर धूप काम करता है, जिससे कि उसका वाष्पीकरण होता है पानी का और गेहूं सूख जाता है। वैसे ही वसा का पायसीकरण करना होता है। वसा को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ना होता है, ताकि वसा पे जो है एंजाइम की क्रिया अच्छे से हो सके, जिससे वसा पच सके, वसा का आसानी से पाचन हो सके। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए क्या होता है, वसा का पायसीकरण करना पड़ता है, जो कि पित्त रस करता है। आगे क्या है? आगे है अग्नाशयी रस। चलिए जल्दी जल्दी हेडिंग लगाइए, अग्नाशयी रस। आगे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे हेडिंग लगाइए अग्नाशयी रस। आजकल हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। क्या हो गया है? हम भी किसी को तो नहीं याद कर रहे हैं कि तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, देखिए, वसा का पायसीकरण कौन करता है? पित्त रस करता है।